तो जैसा कि सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन कैंसर। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखते हैं। तो हिंदी में बोलें तो कैंसर में क्लिनिकल परीक्षण का क्या महत्व है, क्लिनिकल परीक्षण क्या होता है, ये सारे चीज देखेंगे। ये मैंने बंगाली में भी लिखा है क्योंकि हमारे कई पेशेंट्स बंगाली भी हैं जिनको हिंदी या इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लिनिकल परीक्षण पहले होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। क्लिनिकल परीक्षण क्या होता है कि कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे पता है कि ये जरूर काम करता ही करता है। कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जैसे ट्रायल के कई सारे फेजेस होते हैं, इसको बोलते हैं फेज 2, फेज 3, फेज 4। मतलब फेज 4 जिसका मतलब होता है कि परीक्षण तो है लेकिन वो दवाई ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। मतलब मान लीजिए अमेरिका में और यूके में, लंदन में उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी दिया जा रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में वो अभी नया आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइन होती हैं, तो हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय पेशेंट्स में उनका साइड इफेक्ट कैसा है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है वहाँ के पेशेंट्स से। तो इसको फेज 4 स्टडी बोलते हैं। तो यानी ये तो इन द सामान्य तरह का है, यदि जो दवाइयाँ दूसरे देशों में आ चुकी हैं और यूज भी हो रही हैं किंतु हमारे देश में अभी आई नहीं है, उनके लिए फेज 4 परीक्षण कई बार रहता है। दूसरी बात है, कुछ और ट्रायल्स होते हैं जो थोड़े और इनिशियल स्टेज के होते हैं, जिसको फेज 2 और फेज 3 ट्रायल बोलते हैं। फेज 2 मतलब इस दवाइयों की ऑलरेडी जांच की जा चुकी है मनुष्य में, ह्यूमंस में, जिससे हमें पता लगता है कि दवाई का कुछ कारगरता है। कितनी कारगरता है, कितना साइड इफेक्ट है, उसके बारे में और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, इसको फेज 2 ट्रायल बोलते हैं। फिर आता है फेज 3। फेज 3 का मतलब है मनुष्य में पहले से, पेशेंट्स में पहले से परीक्षण किया जा चुका है और उसकी कुछ बेनिफिट क्लियर दिखा है, मतलब कि फायदा दिखा है। अब एग्जैक्टली कितना फायदा है उसका एक पूरे तरीके से डिटेल्ड स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं फेज 3 ट्रायल। तो अभी हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो मैक्सिमम ट्रायल हो रहे हैं, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल्स हो रहे हैं। तो फेज 3, फेज 4 ट्रायल्स तो एक तरह से देखा जाए ये काफी जरूरी हैं। ये ग्रोथ ऑफ नए ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, नए उपचारों का विकास। जैसे हम जानते थे कि आज से 5 साल 10 साल पहले लंग कैंसर, जिसको बोलते थे कि इलाज किया भी जाए कि ना किया जाए, इस पे क्वेश्चन चलता था 5-7 साल पहले। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो डिस्कस करते थे कि ट्रीटमेंट देना भी है कि नहीं देना है, कि सीधे सेवा करने के लिए बोलना है। आज का समय ऐसा आ चुका है कि हम लोग डिस्कस करते हैं कई बार, 5 साल पे सरवाइव करने का चांस 50% ज्यादा, 70% से ज्यादा। स्टेज 4 लंग कैंसर होने के बाद भी बीमारी का कंट्रोल रहने की स्टेज 4 में भी संभावना 50% से ऊपर कई तरह के कैंसर्स में चली गई है। लंग कैंसर में खासकर म्यूटेशन वाले कैंसर, जिसके लिए हम लोग, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि एनजीएस टेस्ट करवाते हैं, पीडीएल 1 टेस्ट कराते हैं। इससे हमें पता लगता है कि इम्यूनोथेरेपी का क्या फायदा होगा, टारगेटेड थेरेपी का क्या फायदा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ईजीएफआर पॉजिटिव लंग कैंसर। ईजीएफआर पॉजिटिव लंग कैंसर में कई तरह के टैबलेट्स अवेलेबल हैं। एक को बोलते हैं डेकोमेटिनेब, एक को बोलते हैं जेफिटिनेब, एक को बोलते हैं ओसीमर्टिनेब। कुछ में से कुछ दवाइयाँ थोड़ी महंगी होती हैं, जैसे ओसीमर्टिनेब, ये थोड़ी महंगी दवा है। तो इसके लिए, क्योंकि ये सभी के पहुंच से बाहर है, तो इसके लिए कुछ तरह की स्टडी हमारे ही इंस्टीट्यूट्स में की गई, टाटा मुंबई में की गई। इससे कई लोगों को बेनिफिट हुआ, देखा गया कि कीमोथेरेपी प्लस जेफिटिनेब जो सबसे सस्ती दवाई है, इसको देने से काफी टाइम तक बीमारी रुक सकती है। ओसिमर्टिनेब जो एक महंगी दवा है, उसके तरह ही कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़े साइड इफेक्ट डेफिनेटली बढ़ते हैं कीमोथेरेपी ऐड करने से, टैबलेट अकेले चलते हैं उसके कंपैरिजन में तो थोड़े बढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेटली फायदा बढ़ जाता है। तो जो पेशेंट इसके लिए फिट होते हैं उसको हम लोग अभी कीमो और ओसिमर्टिनेब नहीं खरीद सकते हैं खर्चे की प्रॉब्लम के कारण, उनको हम कीमो प्लस जेफिटिनेब देने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कई तरह के यूजफुल स्टडीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मुंह का कैंसर, मुंह के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जिसकी कॉस्ट महीनों में लाखों तक चली जाती है। कई बार उसका ट्रीटमेंट करने में ये, हर महीने लाख रुपए लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है, जनरल पब्लिक के। किसी का कोई बड़ा इंश्योरेंस हो ये तो अलग बात है, या कोई रिम्बर्समेंट हो गवर्नमेंट से, या कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस है तो अलग बात है, लेकिन यूजली जनरल पब्लिक इसको करना में असफल रहती है। कोई भी, इवन मिडिल क्लास फैमिली भी
हर महीने 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं कर सकती ट्रीटमेंट में। तो उसके लिए कई तरह की हमारे यहाँ स्टडी की गई। कुछ स्टडी मुंबई में की गई और कई सारी स्टडी वाराणसी में की गई और अभी भी तक चल रही हैं वो स्टडीज। इससे कुछ हमने स्टडीज में देखा कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको हम लोग मेट्रोनोमिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो हेड एंड नेक कैंसर में काफी कारगर साबित हुई हैं। उनको हम लोग लो डोज इम्यूनोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं तो काफी बेनिफिट होता है। तो इस तरह के कई तरह के उपचार अ, हमारे खुद के ही इंस्टीट्यूट्स में डेवलप किए गए ताकि पेशेंट्स को सस्ता और सुगम इलाज मिल सके हमारे देश में ही, और इसके लिए बहुत ज़्यादा खुद से खर्चा भी न करना पड़े, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी को प्रॉपर उपचार मिल सके। महंगा उपचार हमेशा सबसे अच्छा होगा ऐसा मानना सही नहीं है। कई बार बहुत महंगा इलाज भी बेस्ट इलाज नहीं होता है। तो अपने डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करें कि जैसे कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि नहीं, अध्ययन का ऑप्शन है कि नहीं। तो इस ये जो चीजें मैंने बताई ये अध्ययन हुए, और इसमें मरीजों ने एग्री किया पार्टिसिपेट करने के लिए, और स्टडी टीम ने काफी कड़ी मेहनत की, तब जाके इस तरह के अध्ययन से पता लगा कि हाँ, ये भी एक ऑप्शन है कि ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही समझने की बात होती है। कई बार पेशेंट्स या उसके उनके घर वाले अध्ययन के नाम से घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि वो पेशेंट्स गिनी पिग जैसे बन जाएंगे और उनका अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। एज अ डॉक्टर हम लोग का उद्देश्य रहता है कि मरीजों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, और पेशेंट को हम लोग कभी भी गिनी पिग जैसा नहीं ट्रीट करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने अपने किसी परिवार वाले को बीमारी हो तो हम उनका क्या बेस्ट पॉसिबल इलाज कर सकते हैं, वही चीज हम लोग हर मरीज के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, और वही हमारा ध्येय रहता है। इलाज में डेफिनेटली नित्य नए इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तरह तरह के नए क्लिनिकल परीक्षण हो रहे हैं, इसके कारण इलाज इम्प्रूव होता जा रहा है। आज से 10 साल पहले जो ट्रीटमेंट था उनमें से काफी ट्रीटमेंट अब चेंज हो चुका है, क्योंकि नए नए क्लिनिकल परीक्षण आ रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट पहले वाली ट्रीटमेंट से थोड़ा बेटर है, या ये नया ट्रीटमेंट जो है पहले वाले ट्रीटमेंट से कम साइड इफेक्ट का है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट, नित्य नए ट्रीटमेंट आते जा रहे हैं और उनसे विकास होता जा रहा है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, इम्प्रूव्ड सर्वाइवल रेट, मतलब पेशेंट्स की लाइफ बढ़ाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। और सिर्फ लाइफ बढ़ाना नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? मतलब कि मरीज, यदि हम बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी या बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दें तो हमेशा डर रहता है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा और मरीज ज़्यादा समय हॉस्पिटल में ही रह जाएगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे इलाज से कैंसर कंट्रोल में भी आए, और साथ साथ मरीजों को साइड इफेक्ट जितना कम से कम पॉसिबल है वो भी हो। तो हमारा अच्छा ध्येय रहता है, और इसके बीच में बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी आर्ट है, कैंसर ट्रीटमेंट की आर्ट है, जो एज अ डॉक्टर हम लोग धीरे धीरे विद ट्रेनिंग सीखते हैं, और उसके बाद डेफिनेटली एक्सपीरियंस से भी हम लोग काफ़ी सीखते हैं कि कैसे साइड इफेक्ट कम किया जाए और एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट बढ़ाया जाए। तो ये भी कई तरह के क्लिनिकल ट्रायल यानी कैंसर क्लिनिकल परीक्षण करने से ही हमें पता लगता है। फिर देखा जाए तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अब कई बार लोग पूछेंगे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होती क्या है? लंग कैंसर के मरीजों के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 से 52% मरीजों में कुछ ना कुछ टारगेटेड थेरेपी का टेस्ट पॉजिटिव आता है लंग कैंसर में। तो एनजीएस जब भी हम कराते हैं, हमारा ध्येय यही रहता है कि हर लंग कैंसर के मरीज का एनजीएस जरूर हो जाए। और एनजीएस में कई बार कॉमन म्यूटेशंस होते हैं, जैसे ईजीएफआर, एल्क, रेट, मेट, इस तरह के। मोस्ट ऑफ द इसके लिए कुछ ना कुछ क्लिनिकल परीक्षण हो चुके हैं, या और नए नित्य नए क्लिनिकल परीक्षण आते जा रहे हैं। तो इसको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं। मतलब कैंसर के बढ़ने का क्या कारण है, कौन सा म्यूटेशन है कैंसर में, वो हमें पता लग जाए तो हम उसके डायरेक्टेड ट्रीटमेंट दें, जिससे साइड इफेक्ट कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। जैसे कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देनी पड़ती है जब टारगेटेड थेरेपी के टेस्ट नेगेटिव आते हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ टैबलेट देनी होती है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें कीमोथेरेपी के साथ में टैबलेट देने होते हैं। तो हर तरीके के अलग अलग स्टडीज हो चुके हैं। तो हम पेशेंट के कंडीशन देख के, पेशेंट किस तरह का ट्रीटमेंट झेलने में संभव दिख रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सारी चीज़ों को देख के एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो क्लिनिकल परीक्षण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य ये भी है
कि हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप कर सकें, जिससे हमें पता लगे कि कैंसर का परीक्षण से जो रिजल्ट आए उसको हम यूटिलाइज कर सकें। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि जेफिटिनिब प्लस कीमोथेरेपी का एक परीक्षण हुआ हमारे ही इंस्टीट्यूट में, जिससे हमें पता लगा कि यदि महंगी दवाई संभव ना हो तो एक ये भी ऑप्शन है जिसका रिजल्ट नियरली बराबर होता है, थोड़ा साइड इफेक्ट ज्यादा होता है लेकिन बेनिफिट काफी रहता है। एसेस टू कटिंग एज थेरेपी। अब जैसे मैंने बताया कि मेटैक्सोन 14 म्यूटेशन नाम का एक म्यूटेशन होता है जो लंग कैंसर के मरीजों में कई बार मिलता है, जो मिलने का चांस 4 से 5% होता है। उसके लिए एक तरह की दवाई होती है जिसको बोलते हैं कैपमार्टिनिब और टेपोटिनिब। नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं लेकिन एज ए डॉक्टर हमें इनकी आदत हो जाती है। तो ये इलाज अभी काफी महंगे हैं, महीने का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए है टारगेटेड थेरेपी, और इनका कोई चीप जेनरिक वर्जन अभी नहीं आया है क्योंकि इन दवाइयों का कुछ पेटेंट होता है, तो पेटेंट टाइम में अभी दवाइयाँ हैं। तो उसके हमारे यहाँ फेज 4 स्टडी चली, जैसे मैंने बताया कि वो दवाई हमारे देश में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। विदेशों में जैसे यूएस और लंदन में ऑलरेडी ये दवाइयाँ पेशेंट्स में यूटिलाइज की जा रही हैं, किंतु हमारे यहाँ जैसे ये दवाइयाँ नहीं आई हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होती हैं कि ये दवाइयाँ पहले हमारे देश के पेशेंट्स में यूटिलाइज करके देख लिया जाए किस तरह के साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो उस तरह का फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल वाराणसी में है मेट 14 पेशेंट्स के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारे कई पेशेंट्स जो दूर दूर से भी इस ट्रायल के लिए आते हैं, कुछ पेशेंट जोधपुर से आ रहे हैं, एक पेशेंट संगरूर पंजाब से आ रहा है, तो इतने, एक पेशेंट तो नवी मुंबई में रहता है वहां से ट्रीटमेंट लेने वाराणसी आ रहा है। तो समझने की बात यह है कि क्लिनिकल ट्रायल का काफी बेनिफिट होता है कई बार, और कई बार ऐसा रहता है कि वो दवाइयाँ जो एक्चुअली काफी महंगी होती हैं ट्रायल्स में कई बार वो बिना किसी खर्च के मिल जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो कंपनीज दवाइयों को बना रही हैं उनका ध्येय रहता है कि प्रूव करना कि इंडियन पेशेंट में भी ये कार्य करती हैं और साइड इफेक्ट उतना नहीं करती। इस कारण से इन क्लिनिकल परीक्षण में ये दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह का कोई म्यूटेशन आए जिसके लिए कोई ट्रायल अवेलेबल हो, तो हम लोग हमेशा पेशेंट और उनके घर वालों को इसका ऑप्शन दे सकें। कई बार जैसे मैंने पहले भी बोला, लोग घबरा जाते हैं ट्रायल का नाम सुन के ही कि अरे हमें गिनी पिग बना देंगे, अरे हमारे मरीज का क्या होगा हमें पता नहीं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है। कई बार मरीज और उनके घर वाले इसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा ध्येय ये रहता है कि हम सही इंफॉर्मेशन मरीजों को और उनके घर वालों को दें, उसके बाद फाइनल डिसीजन जो भी करें वो सही है, लेकिन एक बार खुले दिमाग से सोचना। हमारा रिक्वेस्ट रहेगी हमारे अपने सारे मरीजों से, उनके घर वालों से, कि कभी भी कोई क्लिनिकल ट्रायल या कैंसर परीक्षण का ऑप्शन दिया जाए तो खुले दिमाग से उस पर सोचें, उसके बाद फाइनल डिसीजन जो भी करना हो वो करें, लेकिन एक बार खुले दिमाग से उसके बारे में सोचना चाहिए। आप देखेंगे जो कई सारी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करते हैं, अमेरिकन गाइडलाइन भी एक है जिसको एनसीसीएन गाइडलाइन बोलते हैं। तो एनसीसीएन गाइडलाइन में सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन जो लिखा रहता है, सबसे पहली लाइन जगह लिखी रहती है, क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना कैंसर के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हर गाइडलाइन में पहली लाइन ये लिखी रहती है, पार्टिसिपेशन इन क्लिनिकल ट्रायल इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ये समझना चाहिए, यदि संभावना है क्लिनिकल परीक्षण में शामिल होने के लिए तो हमेशा अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि कोई क्लिनिकल ट्रायल उनके लिए है क्या, क्लिनिकल परीक्षण संभव है क्या। और यदि क्लिनिकल परीक्षण में फिट हो रहा है उनका कैंसर का और वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल अवेलेबल है तो डेफिनेटली समझना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने से फायदा होने के क्या चांसेस लग रहे हैं और किस तरह का क्लिनिकल ट्रायल। जैसे मैंने बताया, कुछ क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि दवाई ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है बेनिफिट करने की, कुछ ट्रायल होते हैं जिसमें अभी हमें शुरुआत में पता नहीं होता है बेनिफिट है कि नहीं है। तो हर तरह की जो सिचुएशन है वो आपको बताई जाएगी ताकि आप उसके बारे में समझ सकें और आगे से उसके हिसाब से डिसीजन ले सकें। कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल नॉलेज, जैसे मैंने बोला कि आज जो हम इलाज ले रहे हैं, अपने पेशेंट्स को जो इलाज दे रहे हैं, ये भी पहले क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, क्लिनिकल परीक्षण हो चुका है, तब हमें पता लगा है कि ये इलाज अभी के लिए बेस्ट है हमारे मरीजों के लिए। तो ये सारी चीज बहुत ही समय, लास्ट 100-150 सालों से इलाज के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। लास्ट 50 साल में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ हुई है, 1970 के बाद से क्लिनिकल परीक्षण काफी तेजी से बढ़े हमारे देश में, 2005 से क्लिनिकल ट्रायल काफी तेजी से बढ़े, और लास्ट 3-5 सालों में तो बहुत ही तेजी से इसका ग्रोथ हुई है। और अच्छी बात यह है कि अभी बहुत एडवांस तरह के ट्रायल्स भी हमारे देश में अवेलेबल हो रहे हैं।
पहले क्लिनिकल ट्रायल के नाम पे बहुत कम स्टडीज अवेलेबल होती थी, बट अभी टाटा वाराणसी में एक साथ 54 अलग अलग तरह के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए एज अ डॉक्टर और ऑल्सो भी किसी एज अ पेशेंट बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास किस तरह का कंडीशन है। ऑल्सो इससे पता लगता है कि हमारे मरीज, अब अच्छी बात है कि वो क्लिनिकल ट्रायल में कई बार पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री भी करने लग गए हैं। तो समझने की ये बात है कि सब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अब दिखने लग गया है, जिसके कारण कई सारी जो दवाई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी होती हैं वो भी हमारे देश में अब इंटरेस्ट लेके ट्रायल्स लाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिनारियो है, और हम सोचते हैं कि हो उम्मीद है कि इसी तरह से ये और इम्प्रूवमेंट बनता रहेगा और इसके लिए और भी अच्छे काम होते रहेंगे। अब अच्छी बात तो ये है कि हमारे पेशेंट्स खुद से अवेयर हो जाएं और खुद से डॉक्टर से पूछें कि कोई क्लिनिकल परीक्षण उनके लिए है कि नहीं। ये जब पेशेंट हमारे पूछना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि मतलब पेशेंट समझदार हैं और वो समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। सिर्फ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं, मतलब सिर्फ खर्चे की बात नहीं, बाकी चीज़ों में भी साइंस के ग्रोथ के लिए, क्योंकि ओवरऑल हमारा सबका एक क्या कार्य है कि हम लोग साइंस की ग्रोथ कर सकें, मरीज का भला कर सकें, उनका ट्रीटमेंट को और इम्प्रूव कर सकें। ये मेन हमारा टारगेट होता है, और होपफुली ये चीज़ें पॉजिटिव साइड दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा हमारे देश में। तो हम लोग उसी दिशा में लगातार कंटिन्यूसली कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे इंस्टीट्यूट में 54 तरह के अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, और बहुत तेज़ी से और भी नए नए स्टडीज आ रहे हैं, लंग कैंसर में भी और इसके अलावा और तरह के कैंसर में। अब इसमें जो ट्रायल्स आ रहे हैं वो इम्यूनोथेरेपी के भी हैं, कई तरह के टारगेटेड थेरेपीज के भी हैं। इवन लंग कैंसर के अलावा सोचें तो और भी कई, जैसे हेड नेक कैंसर, मुंह का कैंसर, और कोलोन कैंसर, बहुत तरह के कैंसर्स के लिए बहुत नए नए ट्रायल्स आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और हम मेरी यही मरीजों से और उनके घर वालों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कैंसर परीक्षण के बारे में कभी कोई डॉक्टर बताएं तो उनको ध्यान से सुने, समझे बात को और इन्फॉर्म डिसीजन लें। मन में एक भाव जैसे कई बार रहता है, खास करके ऐसा रहता है कि मरीज के घर वालों के साथ में 10 और घर वालों के आसपास के लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग अपने अपनी राय देने लग जाते हैं, जिसके कारण कई बार सही डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो जाता है। तो सही डिसीजन लेने के लिए लोगों को खुले दिमाग से सोचने की बहुत ज़रूरत है। अपने डॉक्टर से बात करें, जो स्टडी की टीम के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प कर पाते हैं, उनको आपको समझाने में हेल्प करते हैं। हॉस्पिटल में केवट भी, आप जैसे जो भी टाटा मेमोरियल वाराणसी या मुंबई जाते होंगे उनको पता होगा कि केवट नाम के लोग होते हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं डॉक्टर तक मिलाने में, बाकी चीज़ समझने में, हॉस्पिटल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, टेस्ट कहाँ कराने हैं, कैसे कराने हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है तो उसको कैसे देखना है। तो ये सारी चीज़ों में केवट भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के कई सारे लोग हैं जो आपके क्लिनिकल परीक्षण से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, और एक पूरी टीम होती है जो कार्य करती रहती है इसके पीछे। तो हमारी यही उम्मीद है कि इस टाइम के साथ और ज़रूरतों के साथ समय जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहा है, लोगों की अवेयरनेस इम्प्रूव हो रही है, लोग खुद से भी अब ट्रायल के बारे में पूछने लग गए हैं। उम्मीद यही है कि अगले 5 से 10 सालों में हमारा भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रायल कंडक्टिंग देश बन जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि कैंसर में इलाज नित इम्प्रूव होता जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट जैसा मैंने बताया, लंग कैंसर का ही उदाहरण लें तो ट्रीटमेंट काफ़ी चेंज हो गए हैं लास्ट 10 सालों में। तो यही उम्मीद है कि सभी लोग ध्यान से क्लिनिकल ट्रायल के बारे में समझेंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अमित ज्वाइन कर चुके हैं। सर एक सवाल अगर आपके पास टाइम हो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कि अगर क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोई डिसाइड करता है कि हाँ वो जा सकता है, तो हम्म। ये डिसीजन लेने के बाद उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कि क्या कोई ऑथराइज्ड प्लेस है, किसी तरीके से क्रॉस चेक कर लें कि क्या इसमें ऐसी संभावना होती है कि मरीज के साथ वो सही जगह पे ना पहुंच पाए क्लिनिकल ट्रायल के लिए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए, उस पर कुछ बोलो। हाँ, तो देखिए समझने की बात है कि जब क्लिनिकल ट्रायल के बारे में किसी को कोई बताया जाता है तो एक इन्फॉर्मेशन शीट, हिंदी या इंग्लिश या बंगाली जिस लैंग्वेज में पेशेंट को आता हो, इन्फॉर्मेशन शीट हमेशा दी जाती है। तो उसमें पूरा डिटेल रहता है,
और कई बार सारी जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलते हैं, CTRI, उस पर भी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो मरीजों से हम लोग यही कोशिश रहती है कि उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यदि ट्रायल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम उनको पहले जो ट्रायल अवेलेबल है उनके बारे में बताते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शीट देते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि अभी पढ़ो और अभी ट्रायल में आओ, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेके समझ के फिर आप ट्रायल में सम्मिलित होना चाहें तो हैं। और उसके बाद कंसेंट प्रोसेस होता है, मतलब कि हम मरीजों को और उनके घर वालों को बताते हैं। उसके बाद यदि वो उसमें ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री करते हैं, उसको बोलते हैं कंसेंट प्रोसेस। तो उस कंसेंट प्रोसेस किया जाता है। कुछ स्टडी होते हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कंसेंट लेना गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी होता है, तो उस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट मतलब कि हम लोग मरीज से या उसके घर वालों से सहमति लेते हैं पूरी तरह सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद कि वो ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। और एक ऑडियो वीडियो कंसेंट क्या हुआ कि हम लोग मरीज को बताते हैं रिकॉर्डिंग के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइन होती है जो कई बार कंपनी के ट्रायल होते हैं, जो फार्मा कंपनी जिसको बोलते हैं, जैसे जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है उनके ट्रायल जो होते हैं, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम ऑडियो वीडियो कंसेंट लें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर कि हमें बहुत सारी जानकारी प्रदान की। हम्म। हमें बताया कि क्लिनिकल ट्रायल से क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन के था, आगे। अगर ले लेते तो जी क्लिनिकल सर। ट्रायल में। अखिल सर, हाँ एक क्वेश्चन ये है कि हाँ, बिल्कुल इंडिया बिल्कुल। के जो ऑन्कोलॉजिस्ट, उनको कैसे पता चलता है, क्या फोरम है कि भाई इस जगह पे ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है? सपोज कोई बिहार में ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको कैसे पता टाटा में या इस जगह पे या कोई दिल्ली में ले रहा है कि इस हम्म। चीज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है? व्हाट इज द कम्युनिकेशन मेथड सर? तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है CTRI.gov.in पे, तो उस पर सारे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। तो जो भी इंटरवेंशनल क्लिनिकल ट्रायल है, मतलब कि जिसमें भी कुछ पेशेंट का ट्रीटमेंट में चेंज किया जाता है, उसको ट्रायल, इंटरवेंशनल ट्रायल बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर होते हैं, तो जिसको गूगल करके हम लोग सर्च कर सकते हैं। और ये ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप्स पे भी, जैसे कई सारे व्हाट्स मेल्स का ग्रुप, ईमेल का ग्रुप हुआ या व्हाट्सएप का ग्रुप हुआ, तो कुछ नया स्टडी स्टार्ट हुआ कहीं किसी सेंटर पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इन ग्रुप्स पे भी आती रहती है और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी अपडेट होती रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम होता है कि हम लोग ये ट्रायल, जैसे कई, जैसे मैंने बताया कि वाराणसी में एक मेट का ट्रायल चल रहा है, इस ट्रीटमेंट के में भाग लेने जोधपुर से पेशेंट आ रहे हैं, संगरूर से पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि सब पूरे देश में लोगों को पता है कि इस तरह का म्यूटेशन आए तो वाराणसी में भेजना है ट्रीटमेंट के लिए, यदि मरीज दवाई खुद से खरीद नहीं पा रहा। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है हमारे लिए और मरीजों के लिए भी। हालांकि कई बार दूर डिस्टेंस के कारण मरीज घबराते हैं ट्रेवल करने से, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिल पाता है इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल के। तो एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।